12 दिन के जो हमारा एक क्रैश कोर्स रहेगा, उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि पक्के घर, यानी कुंडली का कौन सा घर अपना पक्का घर होता है। यदि आपके पास पेन या कॉपी नहीं है तो उसको अरेंज आप कर लीजिए, उसको अरेंज करके आप बैठ जाइए, नोट करते जाइए साथ साथ में। इसके साथ हम सीखेंगे कारक ग्रह कौन कौन से हैं, उसके बाद उनकी दृष्टियां, मित्र और शत्रु ग्रह, कुंडली टाइप्स यानी कुंडली के प्रकार, ग्रहों का कार्यकाज, ग्रहों का फल, हाउस वाइज, और ग्रहों के उपाय। ग्रहों की एज, और मंगल का विशेष टॉपिक मैं इसको कवर करना नहीं चाह रहा था इसमें, लेकिन फिर भी हमने ऐड कर दिया इसको कि मंगल बद कब होता है और मंगल नेक कब होता है। ये लाल किताब का, क्योंकि पता नहीं होता, जब तक मंगल हमारा अच्छा नहीं होगा तब तक जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सारे के सारे दंगल होते रहते हैं। मंगल कराए दंगल काफी सुना होगा आपने। तो मंगल बद और मंगल नेक की भी यहाँ पर हम बातचीत करेंगे इस कोर्स के अंदर। ये हमारा कोर्स कंटेंट है। इस कोर्स के बारे में हम 12 दिन में सीखने वाले हैं। 12 दिन से लेकर के 13 दिन हो जाएं, 14 दिन हो जाएं, 15 दिन हो जाएं, लेकिन इतना हम पूरा कोर्स कंटेंट करेंगे। और इसको आप सीखने के बाद, आप मान लीजिए किसी का जन्म चार्ट आपके सामने आता है, तो आपका उसको जन्म चार्ट देखने के बाद जो आपको ग्रहों का फल जो हाउस वाइज आपको दिया हुआ है, इसके द्वारा आप पढ़ने कुंडली देखने के बाद उससे 1 सेकंड में प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा होता है। मैं आपको आज इसी फर्स्ट क्लास में, डेमो क्लास में आपको यही बताने वाला हूं कि हमें किसी एक प्लैनेट को भी लेंगे हम, और लेने के बाद उस पर चर्चा करेंगे कि किसका क्या फल रहता है। साथ में ये आपने नोट कर लिया होगा, शायद नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब चलते हैं हम सीधे जन्म कुंडली के ऊपर, क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं। है जी। जन्म कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं।
शुरुआत में मैंने आपको एक लाल किताब का एक नियम बताया था कि राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, और मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान लिया। आप जब जन्म कुंडली देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नंबर नहीं, यहाँ आपको कोई भी नंबर नजर आ सकता है। यहाँ जो वैदिक ज्योतिष सीख रहे होंगे उनको पता होगा कि यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कभी 3 भी आएगा, कभी 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, कुछ भी आ सकता है, 1 से लेके 12 तक। ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है, ये नंबर होता है राशि का। यानी यहाँ जो नंबर लिखा होगा उस इस घर का मालिक वो राशि होगी। लेकिन पंडित जी ने सब हटा दिया, बोले यहाँ हम कोई नंबर लिखाओ लेकिन हम यहाँ पर मेष राशि को ही मानेंगे। यानी यहाँ की जो लगन होगी, हमेशा जो पहला घर होता है, लगन का घर होता है, ये हमेशा मेष राशि का ही होगा। मेष राशि को देख के ही प्रिडिक्ट करेंगे। दूसरा घर है, यह हमेशा बृहस्पति का घर ही माना जाएगा। तीसरा घर हमेशा बुध का ही माना जाएगा। इस तरीके से पंडित जी ने फिक्स कर दिए कि यहाँ पर हम इसी चीज को लेके प्रेडिक्ट करेंगे। जो प्लैनेट, यहाँ कोई प्लैनेट बैठा हो, मान लीजिए यहाँ पर सन बैठा हुआ है, मैं थोड़ी, मान लीजिए यहाँ सन बैठा हुआ है और यहाँ 1 नंबर है, यानी 1 नंबर की राशि मेष है और मेष का स्वामी होता है मंगल। यानी सूर्य मंगल के साथ ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो ही जाएगा रेड बुक के रूल के अनुसार। यहाँ कोई भी नंबर बैठा हो लेकिन वो मंगल उसके साथ में कनेक्टेड, कनेक्शन उसका माना ही जाएगा। यानी राशि छोड़ नक्षत्र भूलना, ना तो कोई राशि ली ना कोई नक्षत्र लिया। मेष राशि खुद लगन को गिनकर, यानी इस घर को मेष राशि की ही लगन हमेशा मान करके, मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान लिया। यानी 12 के पक्के घर के फिक्सेशन कर दिया कि इस राशि में मंगल का असर रहेगा। यह हम 2 नंबर की राशि है, बृहस्पति का घर है लेकिन शुक्र का असर रहेगा। नंबर 3, यानी यहाँ पर बुध की राशि है लेकिन मंगल का घर रहेगा। ये हम सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे जब कोर्स हमारा स्टार्ट होगा, तो इसके बारे में सीखने वाले हैं। नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कारक ग्रह, पहला घर शन का होता है, दूसरा घर बृहस्पति का होता है, तीसरा घर मंगल, चौथा घर चंद्रमा, पांचवा घर बृहस्पति, छठवां घर बुध और केतु, सातवां घर शुक्र, आठवां घर मंगल और शनि, नौवां घर बृहस्पति, 10वां घर शनि, 11वां घर शनि, 11वां घर बृहस्पति, क्योंकि शनि यहाँ का जड़ राशि में है, तो 11 नंबर बृहस्पति और 12 नंबर बृहस्पति और राहु। तो ये हमारे हो गए 12 घर। इसके बाद हम चलते हैं कि कौन सा घर किस चीज का होता है। घर से पहले हम प्लैनेट के बारे में बात कर लेते हैं। सन के बारे में बात करते हैं, सूरज के बारे में, सूर्य के बारे में। यानी सूर्य क्या है जन्म कुंडली में, सूर्य क्या है रेड बुक के अनुसार। रेड बुक के अनुसार जन्म कुंडली के अंदर सूर्य यानी आप हैं, आप स्वयं हैं, अकॉर्डिंग टू लाल किताब। यानी आप अपने आप के बारे में कोई चीज देखेंगे तो सन को देखना पड़ेगा कि सन आपकी कौन सी पोजीशन में है। नेक्स्ट चंद्र, चंद्र है, चंद्र है हमारा मन का कारक, हमारे दिल का कारक। ये व्यक्ति दिल का कैसा होगा और ये व्यक्ति मन का कैसा होगा। तीसरा हमारा घर है शुक्र,
शुक्र हमारा त्वचा का कारक है हमारी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं हम। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमारी बॉडी में कौन सा ग्रह किस चीज को इंडिकेट करता है। यानी शुक्र हमारा त्वचा का कारक है, हमारी चमड़ी का कारक है, हमारे गले का भी कारक है। यानी आपकी चमड़ी में कोई दिक्कत आ रही है या आपकी स्किन में कोई दिक्कत आ रही है तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं शुक्र डैमेज हो रहा होगा, कहीं ना कहीं शुक्र प्रॉब्लम में होगा। अब ये तो आगे जानेंगे कब प्रॉब्लम में आएगा कब प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे है मंगल। मंगल हमारे खून का कारक, हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड मंगल है, हमारा जिगर भी मंगल है। नेक्स्ट है बुध। बुद्ध को याद करते हुए मुझे याद आ जाता है कि लाल किताब वाले जब भी डरते हैं तो बुद्ध से डरते हैं, राहु केतु शनि से नहीं डरने वाले हैं। क्योंकि बुद्ध हमारे एक ऐसा प्लैनेट है कि बुद्ध हमारे नसों का कारक है, और जिस व्यक्ति की नसें सही नहीं होगी तो न चल फिर सकता है, न घूम फिर सकता है, न खड़ा हो सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है। यानी बुद्ध सही तो सब कुछ सही, बाकी तो सबको ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन ये खराब हो गया तो दिक्कत में आ जाएगा। यानी हमारे नसों का कारक है, हमारे दिमाग का कारक है, और हमारी जबान का कारक है। नेक्स्ट है बुद्ध। बुद्ध के बाद लेते हैं गुरु। गुरु यानी हमारी सांसों का कारक, हमारी ऑक्सीजन का कारक, जो हम सांसें लेते हैं ऑक्सीजन, हमारे गले का कारक क्या है? गुरु। शनि। शनि हमारी नजर, आंखों की नजर, या कहें कि शरीर को देखभाल करने वाला। एक चीज हम बता देते हैं, जिसका शनि डैमेज होगा ना वो अपनी बॉडी की देखभाल अच्छा नहीं करता होगा। बोले कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन बाद नहा लेंगे। ठीक है ना। राहु। राहु हमारे सिर का कारक, हमारा सिर। बाहर का सिर हमारा सन है, लेकिन अंदर का जो सोचने का क्षमता है, जो हमारे अंदर विचार आते हैं, वो राहु इंडिकेट करता है। नेक्स्ट केतु। केतु हमारा धड़, यानी कले से ऊपर राहु, सिर में राहु हो गया, बाकी सारे का सारा धड़ हमारा केतु है। और पांव। इसलिए जन्म कुंडली के अंदर ही हमेशा 180 डिग्री पर बैठे रहते हैं, आमने सामने बैठे रहते हैं, क्योंकि राहु के बिना केतु नहीं चल सकता और केतु के बिना राहु नहीं चल सकता। राहु ऑर्डर देता है, केतु काम करता है। हमारे मन में हमारा ऑर्डर आया है खाना खाओ, तो राहु ने तो ऑर्डर दे दिया खाना खाओ, लेकिन काम को केतु करना पड़ेगा ना। वो थाली में से अब जब रोटी का टुकड़ा तोड़ोगे तभी तो मुंह में जाएगा, तो काम केतु का है। ठीक है जी, कारक ग्रह जान लिए। और हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ग्रह किसका कारक है हमारी बॉडी के अंदर, सेल्फ बॉडी के अंदर, ये हमने इतना जान लिया। अब हमारी बॉडी के अंदर या हमारी जन्म कुंडली के अंदर 9 के 9 प्लैनेट मौजूद होते हैं। अब 9 प्लैनेट काम कैसे करते हैं? 9 प्लैनेट काम कैसे करते हैं ये हम पूरे अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रह को ले लेते हैं। यदि गुरु की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में है तो हमारी जन्म कुंडली के अंदर क्या असर देगा। जब गुरुदेव जन्म कुंडली में लाल किताब की जन्म कुंडली में गुरुदेव को बहुत बड़ी महत्व दी गई है। रेड बुक में गुरु को, और वैदिक ज्योतिष में सूर्य को। और हम जब जन्म कुंडली के अंदर गुरु को यहां प्रधानता दी गई है और वैदिक ज्योतिष में सूर्य को प्रधानता दी गई है, तो सबसे पहले ब्रह्मांड में इन्हीं का जन्म हुआ होगा, तो ये तो प्रधानता दी गई है। खैर उसकी बात बाद में करेंगे।
हम गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट देता है? यदि गुरु आपके जन्म कुंडली के अंदर जिसका मैच होता जाए ना, मैं आपको कंटेंट जो बताने जा रहा हूँ, यदि किसी का मैच होता जाए तो मैसेज छोड़ना या रेज हैंड कर देना, पता तो लगे। वैसे 10 मिनट बात करेंगे अभी डिटेल में। गुरुदेव हमारे फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं इसको ना शेयर करूंगा और ना कहीं नोट भी करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बताऊंगा आपको, जिससे आप नोट कर सकते हैं। यानी गुरु फर्स्ट हाउस में होगा तो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा और उसको अच्छी विद्या की जानकारी होगी। उस व्यक्ति के पास डिग्री बहुत ज्यादा होगी, और डिग्री यदि नहीं है उसके पास या उसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है तो आप समझ लीजिए उसका गुरु ग्रह खराब है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ भी खराब है। जब गुरु फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाता है तो व्यक्ति गुस्से वाला हो जाता है, वैसे व्यक्ति को गुस्सा खूब आता है। गुरु यदि फर्स्ट हाउस में है तो बुजुर्गों की उम्र लंबी होती है, और खराब है तो बुजुर्ग आपकी छोटी उम्र में ही परमात्मा के प्यारे हो जाते हैं। जिसका गुरु फर्स्ट हाउस में होगा वो व्यक्ति पढ़ने लिखने का शौकीन बहुत होता है, पढ़ने का शौकीन होता है और पढ़ाने का भी शौकीन होता है। पढ़ने का शौकीन होगा और पढ़ाने का भी शौकीन होगा जब गुरु फर्स्ट हाउस में होंगे। यदि किसी की जन्म कुंडली के अंदर गुरु फर्स्ट हाउस में है तो आप बोल सकते हो कि भाई पढ़ने पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक है तुम्हें। इनके अंदर एक स्पेशल स्किल होती है, कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी जो अन्य व्यक्तियों डिफरेंट होगी, किसी काम में एक अच्छे माहिर होंगे, चाहे वो किसी काम में हो। एक इनकी एक जरूर स्पेशल स्किल जरूर इनके अंदर डेवलप होती है। इंटेलिजेंट खूब होते हैं। जिसका गुरु फर्स्ट हाउस में होगा ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है। मेरी स्पीड फास्ट तो नहीं है, ये फास्ट हो तो रेज हैंड कर दीजिएगा, थोड़ा स्लो बोलना शुरू कर दूंगा, हाथ रेज हैंड कर दीजिएगा। गुरु यार फर्स्ट हाउस में होंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा इंटेलिजेंट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है ऐसा। नोट करते रहिए आप, मैं बोलता रहूंगा। जज होता है ऐसा व्यक्ति, जज भी हो सकता है, अकाउंटेंट भी अच्छा होता है। इनकी स्पेशल स्किल जो होती है वो उसी के द्वारा देखी जाती है कि ऐसा व्यक्ति किस स्पेशल स्किल के अंदर होगा। ये आपको आगे बताया जाएगा जब उसका कॉम्बिनेशन कनेक्ट करेंगे तब। गुरु इसका फर्स्ट हाउस में होगा ऐसे घर, ऐसे व्यक्ति के घर में सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं। और व्यक्ति खुद ही पढ़ाई नहीं करता है तो क्या होगा? गुरु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और व्यक्ति पढ़ाई नहीं करता है, इसका मतलब उसका गुरु खराब है, रिजल्ट अच्छी दे रहा है। कहीं ना कहीं से अपने दुश्मन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, या फिर किसी दुश्मन ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या कहीं ना कहीं दुश्मन ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन बनाए हुए बैठा है, या किसी अपने दुश्मन घर के, अपने दुश्मन साथी के घर में जाके बैठ गया। लेकिन वहां तो मंगल और सूर्य दोनों दुश्मन नहीं है गुरु के, लेकिन दुश्मन की दृष्टि तो पड़ सकती है ना। गुरु फर्स्ट हाउस में हो और साथ में शनि फिफ्थ हाउस में आ जाए, एक आपको कॉम्बिनेशन बता देते हैं, और लास्ट में आपको ऐसा बेजोड़ पॉइंट दूंगा कि आप आंख बंद करके बोल दोगे तो कहेगा भाई क्या बात है, शुद्धि फिद्दी है क्या? ठीक है ना। यदि गुरु फर्स्ट हाउस में हो और शनि फिफ्थ हाउस में हो साथ में, तो व्यक्ति की पढ़ाई में 100% रुकावट आती है, व्यक्ति की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती 100%।
गुरु फर्स्ट हाउस में हो, राहु 8th हाउस में हो, या फिर राहु 11th हाउस में हो, यानी गुरु पहले घर में, राहु 8वें घर में, या फिर 11वें घर में राहु हो, तो दादा या पिता में से किसी को दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक आता है, दमे की बीमारी भी हो सकती है। लाल किताब में कहा गया है कि आंखों का सदमा लग जाता है इस व्यक्ति को, यानी उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है, आंखों का सदमा। टांगों की बीमारी हो सकती है, विशेषकर देखा होगा आपने कुछ व्यक्तियों को खड़े होने पर उसकी टांगें कपकपाती हैं, किसी के हाथ कपकपाते हैं, ऐसा इसीलिए होता है उसकी जन्म कुंडली के अंदर राहु 8th में या 11 में और गुरु फर्स्ट हाउस में कहीं ना कहीं उसकी फैमिली में इंडिकेट कर रहा हो किसी का। गुरु फर्स्ट हाउस में हो तो सबसे पहले ये गिफ्ट देते हैं कि व्यक्ति को कमाई करने वाला बना देते हैं शादी से पहले ही, लेकिन उसका तरक्की नहीं मिलती। कमा तो खूब लेता बंदा, तरक्की होती है शादी होने के बाद। यानी गुरु फर्स्ट हाउस में होंगे तो व्यक्ति को कमाईदार तो बना देंगे, लेकिन उसके भाग्य की तरक्की शादी होने के बाद होती है, उनका भाग्य जागृत शादी होने के बाद होता है। 27वें वर्ष में गुरु फर्स्ट हाउस में है और व्यक्ति की उम्र 27 वर्ष की हो गई है, तो 27 वर्ष की उम्र होते ही पिता की हेल्थ में कोई न कोई इश्यू आता है जी। किसी का है गुरु फर्स्ट हाउस में, एंड जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि किसी का गुरु फर्स्ट हाउस में हो तो रेजेंट करिए, उनका हो या उनकी किसी फैमिली में हो। किसी का नहीं लग रहा, चलो। किसी का मैसेज आया है कि ये कैसे पता करेंगे, बताते हैं, अभी बताते हैं। मैं पहले टॉपिक नोट करा दूं सारे कि गुरु फर्स्ट हाउस में क्या रेंट देता है। जवाहर जी का रेजेंट आया है, उनके घर में है, उनका है, गुरु फर्स्ट हाउस में है। हाँ बताते हैं अभी गुरु फर्स्ट हाउस में कैसे पता लगाएंगे, बताते हैं। आपका क्वेश्चन नोटेड है। चलो जवाहर जी एजेंसी से थोड़ा बात कर लेते हैं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, गुरु फर्स्ट हाउस में है जी और उनकी शादी जो है, ये फीमेल की कुंडली है ये। ठीक है। शादी उनकी बहुत अर्ली एज में हुई थी, 2005 में। ठीक है। ठीक है जी। ठीक उससे है। पहले उनके मतलब पिताजी की डेथ हो गई थी हाँ। और 2010 के अंदर उनका तलाक हो गया था। ठीक है। और उसके बाद से आज तक उनका कुछ नहीं है। राहु कहाँ बैठा हुआ है? राहु तो देखना पड़ेगा सर। चलो कोई नहीं। हम्म, गुरु खराब होता है तो बताया हम्म, था पिता की डेथ होती है, अभी नोट कराया है। किससे? जी हार्ट अटैक जी। से, हार्ट अटैक से हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैच हुआ जी। जी जी, लेकिन ये पता कैसे चलेगा वो खराब क्यों है? क्योंकि चलो शुक्र चंद्र सामने बैठे हुए हैं। अभी अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, है ना। शुक्र चंद्र सामने बैठे हुए हैं उसके। अभी बताएंगे, है ना। नोट करते हैं, सारे नोट करते हैं, फिर बात करते हैं। चलो। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ जी, हम कहाँ चल रहे थे? 27 ईयर्स पे। ये 27 वर्ष की उम्र होती है तो पिता की हेल्थ खराब होने लगती है, और पिता की हेल्थ खराब होने लगती है इसी बीच में जो आपको नोट कराया था अभी कि पिता को दिल का दौरा आना, पिता की दमे की बीमारी होना, इसी एज में होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। आगे नोट करिए पॉइंट, पिता के साथ वैचारिक मतभेद भी शुरू हो जाते हैं 27 ईयर्स होते होते, जिसके जिसका कारण बन जाता है कि उसके जीवन में सुखी की, यानी परिवार में सुखों का कारण दिक्कत आती है, उसको परिवार का सुख नहीं मिलता।
ऐसा व्यक्ति यदि परिवार के पिता के साथ रहता है तो उसके पिता की उम्र लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति को पिताजी के साथ रहना चाहिए। गुरु फर्स्ट हाउस में हो तो पिताजी से अलग नहीं होना चाहिए। यदि गुरु फर्स्ट हाउस में है तो उस व्यक्ति का 8वां साल, 16वां साल, 24वां साल, 32वां साल, ये वर्ष ये वर्ष तकलीफ देने वाले होते हैं। ऐसे लिखिए, ये वर्ष तकलीफ देने वाले होते हैं। इन वर्ष में उस व्यक्ति को दिक्कत आनी ही आनी है। और गुरु किसका कारक था? हमने पहले बताया था स्टार्टिंग में आपको, गुरु किसका कारक था? गुरु था गले का कारक, ऑक्सीजन का कारक, सांसों का कारक। यानी वहां जाकर के गुरु यदि पीड़ित है तो हो सकता है वहां पर सिम्टम्स उसको आ सकते हैं। गुरु फर्स्ट हाउस में हो और ऐसा व्यक्ति अपने नेचर को रिजिड कर ले, सख्त कर ले, तो ऐसा व्यक्ति और दूसरों को दुख पहुंचाने वाला हो जाए बिना बात के। उसको कुछ लोगों में आदत होती है कि कुछ नहीं किया है तब भी उन लोगों को परेशान करना ही करना है। तो ऐसा व्यक्ति परेशान भी करते हैं ना, तो जीवन में सक्सेस नहीं होते, जीवन में बर्बादी के रास्ते पर चले जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, सक्सेस नहीं मिलती। और एक और चीज बताते हैं आपको, यदि गुरु फर्स्ट हाउस में है तो उनकी जो संतान होगी उन दोनों के बीच में 8 वर्ष का अंतर होगा, या फिर पहली संतान शादी के 8 साल बाद मिलेगी। यानी शादी के 8 साल के अंदर अंदर, ये भी कहा जा सकता है कि शादी के 8 साल के अंदर अंदर उसको पुत्र सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। शादी के 8 वर्ष के अंदर उसको पुत्र सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। अब बृहस्पति अच्छा हो फर्स्ट हाउस में और मंगल कहीं जाके खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की हेल्थ खराब होती है और लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाता है ऐसा व्यक्ति। बृहस्पति फर्स्ट हाउस में हो और पहले घर में, दूसरे घर में और चौथे घर में यदि उसके मित्र ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति के सरकार में, गवर्नमेंट जॉब में बहुत ऊंचे पद पर स्थापित होने का योग बनता है। क्या जी? हाँ, गुरु फर्स्ट हाउस में हो, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, गुरु फर्स्ट हाउस में हो, पहले घर में, दूसरे घर में और चौथे घर में यदि उसके मित्र आ जाएं, ये मित्र शत्रु आप बाद में पढ़ेंगे, ये आपको सब बताया जाएगा कि मित्र कौन से ग्रह होते हैं, किसका शत्रु कौन होता है। ये उसके मित्र ग्रह आ जाएं तो ऐसा व्यक्ति सरकारी गवर्नमेंट जॉब में ऊंचे पद पर होता है। बृहस्पति पहले घर में हो, 7वां घर यदि खाली है तो ऐसा व्यक्ति नौकरी करे या फिर जॉब करे, उसमें उसको डाउटफुल रहता है, करूं कि न करूं, सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उसको संदेह रहता है।
बृहस्पति पहले घर में है और शनि 9वें घर में हो तो इस व्यक्ति की सेहत खराब रहती है, सेहत मंदी रहती है। बृहस्पति फर्स्ट हाउस में है और चंद्रमा अच्छा है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो व्यक्ति सारे सुख प्राप्त करता है और जीवन के अंत में समाज सेवक बन जाता है, यानी समाज का कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बन जाता है। एक चीज आपको देते हैं, नोट करके लिख लेना इसको। जिस व्यक्ति का गुरु फर्स्ट हाउस में होगा उसका 90% ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा। कुंडली देखो, आंख बंद करके बोल दो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, यस सर ब्लड बी पॉजिटिव है। और इसके साथ जो ग्रह कनेक्ट हो जाएगा ब्लड ग्रुप चेंज हो जाएगा। लेकिन 90% बी पॉजिटिव और 9% में ओ पॉजिटिव, 1% कनेक्शन। कनेक्शन बताएगा कि उसके साथ में कौन कौन बैठा हुआ है। अकेला होगा तो 90% बी पॉजिटिव निकलेगा। आज ही मेरे साथ शख्स एक कंसल्टेशन थी तो आज ही उन्होंने सबसे पहले से ही पूछ लिया मैंने ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है कि जी सर। ऐसे ही हम हर ग्रह के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठ करके किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, उसका रिजल्ट क्या है। जैसे मान लो राहु फर्स्ट हाउस में किसी का, थोड़ी और ग्रहों की बात भी कर लेते हैं। यदि राहु फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति के पिता का नेचर रिजिड होता है, अकड़ू स्वभाव के उनके फादर होते हैं। कैसे निकाला? क्योंकि फर्स्ट हाउस सन का ग्रह है और प्लेसमेंट हो गई सूर्य की, प्लेसमेंट हो गई राहु की, तो सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। राहु दिक्कत देगा सूर्य को, सूर्य कौन? फादर, यानी स्वभाव में दिक्कत देगा, नेचर रिजिड हो जाएगा, रिजिड नेचर हो जाएगा। जिसका मंगल फर्स्ट हाउस में है या फिर 12th हाउस में है तो उस व्यक्ति को अपने लिए या अपने परिवार के लिए हॉस्पिटल या डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन बनेगा कि डॉक्टर के चक्कर लगाने के लिए। और बताते हैं, शनि या राहु फर्स्ट हाउस में है, जिस व्यक्ति का शनि फर्स्ट हाउस में है और राहु फर्स्ट हाउस में है तो उसको कोई न कोई सेलिब्रेशन करने के बाद परिवार में दिक्कत आ जाती है। दिक्कत मतलब लड़ाई झगड़ा टू में अच्छी होती है। केतु फर्स्ट हाउस में आ गया, जिसकी जन्म कुंडली के अंदर केतु फर्स्ट हाउस में आ गया तो ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे निर्णय लेने वाला होता है और दूसरे जो कह देते हैं उन्हीं की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना शुरू कर देता है। हाँ जी ऐसा ही होगा, किसी ने कह दिया, सोचना समझना नहीं, लेकिन जिसने कह दिया उसी की बातों पर चलना और फिर लास्ट में जाकर के दिक्कत अपने लिए खुद खड़ी कर लेनी।